नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके निम्न कारण थे। नंबर 1, राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण क्या है? देखिए, हमारी जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारत में आकर के पहले व्यापार के रूप में आई या व्यापार क्या करती थी। उसके बाद जब 1757 का युद्ध हुआ, 1757 के युद्ध के बाद इसने भारत के अंदर राजनीति करनी शुरू कर दी। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका समय जो था 1848 से लेकर के 1856 तक था। 1856 तक का इसका समय था। तो इसके शासन काल में भारत के अंदर राज्य हड़प नीति का प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया गया? राज्य हड़प नीति। युद्ध तो बहुत लड़ते हैं कि भाई युद्ध जीत लड़ करके उसने अपने राज्य में उसके राज्य को मिला लिया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? इसने इनकी वजूद ही खत्म कर दिया राज्य हड़प नीति लागू करके। राज्य हड़प नीति क्या थी कि कोई भी राजा किसी भी अगर उसके संतान नहीं होती है तो वो किसी दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकता था, और गोद नहीं ले सकता था तो वो जो राज्य था वो हड़प लिया जाता था, क्योंकि उसके शासन करने वाला तो कोई बचा नहीं। तो जब शासन करने वाला या उस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं बचा तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसी नीति अपना लागू करके उस राज्य को अपने राज्य में ऑटोमेटिकली बिना युद्ध लड़े, बिना लड़ाई करे उस युद्ध को, उस राज्य को अपने में मिला लेता था। झांसी, सतारा, इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद इत्यादि जितनी भी रियासतें थी तो उसने यह राज्य हड़प नीति के द्वारा अपने में मिला ली। उसके बाद दूसरा था इसका युद्ध के आधार पर, युद्ध के आधार पर या युद्ध के आधार पर भी कह सकते हैं, या सैनिक कार्यवाही के द्वारा भी इसने राज्यों को, भारतीय राज्यों को हड़प लिया। कि कोई राजा अगर संतान है तो वो राज्य ऐसे तो देने का नहीं, तो वो क्या करता था कि वो वहां पर अपनी सेना भेजता था और सेना भेजने के बाद वहां मारकाट करता था, उन राजाओं से युद्ध लड़ता था। और युद्ध लड़ने का भी इसके कारण दो थे, दो तरीके का इसका युद्ध लड़ा जाता था। एक तो सैनिक के द्वारा और दूसरा कूटनीति के द्वारा। कूटनीति क्या था कि अपने ही लोगों को उसके राज्य के सेना में मिला देता था और ये कहता था कि भाई आप हमारे में मिल जाओ, राज्य तुम्हें दे देंगे। तो इस आधार पर इसने बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया। तो इसकी दोनों ही नीतियां इसमें, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपना करके राजनीति भारत के अंदर फैलाई और राजनीति के आधार पर उसने बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया। दूसरा पॉइंट था सामाजिक कारण। इसे धार्मिक कारण के नाम से भी जानते हैं, धर्म के आधार पर धार्मिक कारण। तो इसके ये दो कारण थे, सामाजिक भी और धार्मिक कारण भी थे, क्योंकि समाज के अंदर अनेक रीति रिवाज होते हैं। कोई किसी रीति से अपने धर्म को चलाता है, कोई किसी रीति से धर्म को चलाता है। तो इसने क्या करा? इसने उन रीति रिवाजों पे प्रतिबंध लगा दिया। जैसे प्राचीन काल की प्रथा थी सती प्रथा। किसी महिला का अगर आदमी मर जाता था युद्ध में, अकस्मात कि किसी प्रकार से मर जाता था, तो उसकी महिला को जिंदा अर्थी पे लिटा दिया जाता था, उसे जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा का अंग्रेजों ने विरोध किया और इसे खत्म कर दिया। तो सती प्रथा का जो अंत करने वाले थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह काम किया था राजा राम मोहन राय के कहने पर, आधार पर, कि राजा राम मोहन ने ये आवाज उठाई कि है ना, भारत से सती प्रथा का अंत होना चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया। दूसरा, बाल विवाह को समाज से समाप्त कर दिया था कि भारत के अंदर एक प्रथा थी बाल विवाह, लड़का हो या लड़की छोटी सी उम्र में शादी कर देते थे। उसे अपनी समझ तो है नहीं, उसे शादी की समझ क्या होगी। तो ये प्रथा भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दी थी, जो इनकी सामाजिक कुरीति थी, इसे खत्म कर दिया। तीसरा था विधवा विवाह। इन्होंने लागू कर दिया कि जो पत्नी विधवा हुई है, उसका पति अगर मर गया है तो वह विधवा हो गई, तो वह सती ना होकर के उसका दोबारा से विवाह कर सकते हैं। तो ये प्रथा भी अंग्रेजों ने सामाजिक कारण के आधार पर चलाई थी, जिससे जो भारतीय हिंदू थे, जो भारतीय समाज के लोग थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया और 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। तो तीसरा कारण था पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। इसमें जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो ब्रिटिश शिक्षा थी, जिसे हम पश्चिमी देशों की शिक्षा कहते हैं। तो उस शिक्षा का प्रसार भी भारत के अंदर जोर जोर से होने लगा। विलियम बेंटिक ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। अनेक स्कूलों को, अनेक विद्यालयों को इसने खुलवाया। खुलवाने का माध्यम केवल एक था कि जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई धर्म के ठेकेदार थे या ईसाई मिशनरी थे, तो उन्होंने भारत के अंदर, ईसाई मिशनरियों ने भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार किया। और प्रचार करने का ये था कि भारतीय लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया कि क्रिश्चियन धर्म के आधार पर ये बच्चों को फ्री शिक्षा दिया करते थे और भी प्रलोभन दे करके भारतीय लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। उनके मन में रोष उत्पन्न हो गया। जब रोष उत्पन्न हुआ तो ये भी कारण 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि अर्थव्यवस्था के आधार पर भी भारत के अंदर 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई। क्यों? अंग्रेजों के प्रति अर्थव्यवस्था के आधार पर भी भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न हुआ। कैसे? कि भारतीय बाजार थे, भारतीय बाजार में जो भारत के उद्योग भी थे, तो भारत के अंदर जो भारतीय बाजार थे उसमें ये बिल्कुल ठप हो गए थे। ये बाजार बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कारण था कि भारत में बनी चीजें कम सुंदर थी, कम टिकाऊ थी, इतना उनके अंदर सफाई नहीं थी। तो भारतीय बाजार में क्या हुआ कि जो इनके हाथ से बनी हुई चीजें थी वो कम अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब अंग्रेजों की चीजें बाहर से आने लगी तो उनकी सेल ज्यादा होने लगी। तो भारतीय बाजार बिल्कुल धड़ाम हो गए, खत्म हो गए भारतीय बाजार। इसमें क्या हुआ कि भारत से कच्चा माल खरीदा, कम दाम में कच्चा माल खरीदा, कम दाम में, दाम कम लगाए। इसी कच्चे माल को ये इंग्लैंड ले गए। जब ये इंग्लैंड ले गए तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के आधार पर क्या था, इंग्लैंड में उद्योग धंधे लग रहे थे, उद्योग
लग रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थी, तो इंग्लैंड के अंदर ये कच्चा माल जाता था और वहां से बन करके तैयार होकर के यह तैयार माल भारत आता था। जब ये भारत आता था तो मशीन से बना हुआ तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, देखने में भी अच्छा। तो ये उच्च मूल्य पर ये भारत के बाजार में बिकता था। तो कम दाम में खरीदना और उच्च दाम में बेचना, ये यहाँ की इंग्लैंड वालों की नीति बन गई थी, जिससे इन्होंने कम दाम में खरीद करके इन्हें कमजोर करा और अधिक दाम दे करके इनकी जेब में जो पैसे आए थे वो भी इन्होंने दूसरे हाथ से निकाल लिए। डाला ये और निकाला ये, तो 2 रुपए डाले और 4 रुपए निकाल लिए। तो जो भारतीय किसान थे या भारत के जो उद्योग धंधे वाले थे, तो वो कर्ज में डूबते चले गए और इंग्लैंड वाले पैसों में मालामाल होते रहे। और ये भारत से जो माल खरीदते थे या वो भारत से जो पैसा कमाते थे वो उसे इंग्लैंड में देते थे। तो ये हमारी आर्थिक कारण थे। नेक्स्ट, सैनिक कारण। सैनिक कारण इसका इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। नंबर 1, सैनिकों में भेदभाव कैसे कि जो अंग्रेज सैनिक थे उनका वेतन भत्ते, उनके जो दिनचर्या के खर्चे थे या उनकी अन्य सुविधाएं थी वो अलग थी। और जो भारतीय सैनिक थे उनके भत्तों में, उनके वेतन में अंतर था। तो इन्हें अधिक सुविधाएं दी जाती थी और इन्हें कम सुविधाएं दी जाती थी, कम सुविधाएं। तो ये भी कारण सबसे बड़ा था इनके मन में जो द्वेष पैदा हो गया कि भाई हम निम्न है और जो अंग्रेज सैनिक है वो उच्च है। लॉर्ड कैनिंग ने जो 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सेना में एक अधिनियम पारित किया जिसे सामान्य सेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सामान्य सेना अधिनियम के आधार पर जो इन्हें डाक की सुविधा थी पहले निःशुल्क मिलती थी, डाक सुविधा को पहले निःशुल्क दिया जाता था, वो अब समाप्त कर दी गई और सामान्य सेना अधिनियम लागू करके ये सब चीजें भी खत्म कर दी इसने। तो समाप्त कर दी गई और सामान्य सेना अधिनियम लागू करके ये सब चीजें भी खत्म कर दी इसने। और उसके बाद तीसरा कारण आता है कारतूस। गाय व सुअर की चर्बी जो कारतूस था उसका प्रयोग करने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, जिससे ये जो 1857 की क्रांति थी इसने उग्र रूप धारण कर लिया। 30 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत हुई और 10 मई से भारत में शुरुआत हुई और 10 मई से मेरठ में शुरुआत हुई। और जो 10 मई को जो शुरुआत हुई थी मेरठ से, उसने बड़ा रूप धारण कर लिया और पूरे भारत के अंदर 1857 की क्रांति का कारण बना था। तो साथियों, ये इसके सैनिक कारण थे। अब बात करते हैं 1857 के परिणाम की, कि जब 1857 की क्रांति के परिणाम के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ये आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अब शासन का अंत कैसे हुआ कि जो इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया बैठी थी, महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बारे में सुना कि भारतीय लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, उनसे बेफिजूल के कर लिए जा रहे हैं, लूट खसोट हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें अगर काम नहीं करते तो उन्हें दंड दिया जाता है। तो उसके आधार पर जो महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, उसने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के घोषणा पत्र को समाप्त कर दिया और पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन लागू कर दिया कि यहाँ पर ये ब्रिटिश, अब ये जितना भी भारत है वो ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाएगा।
अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये ब्रिटिश भारत हो। ब्रिटिश भारत होने के बाद इसकी जो बागडोर थी महारानी विक्टोरिया के हाथ में थी, ब्रिटिश संसद के हाथ में इसकी बागडोर थी और ये कार्य हुआ था 1 नवंबर 1858 को। तो ये डेट थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई थी। दूसरा है गवर्नर जनरल का जो पद था उसकी समाप्ति हो गई थी। अब गवर्नर जनरल का पद क्या कि भारत के ऊपर विभिन्न प्रांतों में बंबई का अलग गवर्नर, कोलकाता का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर, तो ये भारत के जो अलग अलग हिस्सों के जो गवर्नर थे अपनी अपनी मनमानी करते थे, कोई कहीं भी कोई भी नियम लागू कर देता था, तो उसका पद जो था वो इन्होंने समाप्त कर दिया। और इस पद को समाप्त करने के बाद जो भारत की जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसने अब इसे कह दिया ये पूरे भारत का केवल एक ही वाइसराय होगा और ये जो पद था वाइसराय नाम से पूरे भारत पर एक ही कंट्रोल रखेगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त और वाइसराय का पद भारत के अंदर लागू हो गया और यही इसमें व्यवस्था की थी। मुगल साम्राज्य और पेशवा का अंत, क्योंकि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बनाया, जिसे अंग्रेजों ने तुरंत कार्रवाई करके कैद कर लिया और कैद करने के बाद उसे रंगून भेज दिया गया। जब वो रंगून गया वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई बहादुर शाह जफर की, तो तभी भारत से मुगल वंश का अंत हो गया। 1857 क्रांति के जो परिणाम निकले उसमें राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम बनाए थे उसे महारानी विक्टोरिया ने समाप्त कर दिया और अब भारत में ये लागू कर दिया कि कोई भी राजा अगर संतानहीन है तो वह गोद ले सकता है, वह किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है और अपने राज्य को आगे सुचारू रूप से चला सकता है। ऐसी व्यवस्था महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कर दी थी, उन्हें भारतीयों को छूट देती थी। नेक्स्ट है भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी उसे जागरूक करना। सबसे मेन जो परिणाम निकला वो ये निकला कि जो भारतीय सो गए थे, जो अपनी आत्मा को मरा हुआ समझ चुके थे, वह भारतीय इस 1857 की क्रांति के बाद जागरूक हुए और इसी को भारत में भारत का नव जागरण काल कहा गया। इसी में भारत ने बड़े बड़े विचार अपने मन में लाने शुरू कर दिए थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, यही वह समय था जब भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागी और जागने के बाद वह आगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक ये राष्ट्र प्रेम की भावना इनके मन में जागरूक रही। तो साथियों, ये आज का वीडियो था। आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू।